हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जी, अच्छा यहाँ पर SICI इंस्टॉलमेंट लिखा है, मैं इसको चेंज करना भूल गया। यहाँ पर हम करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अलग पढ़ा है, डिस्काउंट जो हो अलग पढ़ा है। तो आपको एक QRP मैंने डिस्काउंट के अंदर दिए हैं, ताकि आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो, फिर डिस्काउंट पढ़ लो, फिर आप QRP पढ़ लो, है ना। तो आपको डिस्काउंट के अंदर मिले हैं। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एक्चुअल में ये एक टॉपिक है, मैंने 2 टुकड़ों में तोड़कर आपको दिया है। तो इस पूरे टॉपिक के हम क्विक रिवीजन पॉइंट्स करने वाले हैं, और हमेशा की तरह मैं आपको ये बताऊंगा कि क्विक रिवीजन पॉइंट्स एक्चुअल में हैं क्या और इनको कैसे यूज़ करना है। जल्दी से बताऊंगा क्योंकि बार बार बता चुका हूँ पहले। तो जो क्विक रिवीजन पॉइंट हो क्या नहीं है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल रिविजन्स ऑफ कंसेप्ट लेक्चर्स। मैंने आपको ये बोला है कि आपने कंसेप्ट लेक्चर्स को और PDFs को मिनिमम 3 बार करना है, मिनिमम 3 बार। पहले एक बार आपने सारे कंसेप्ट लेक्चर्स को यानी कि पूरे कोर्स को किया है, कंसेप्ट लेक्चर्स को मान लो देख लिया, साथ के साथ आप PDF सोल्व करते रहे। फिर दोबारा से आपने उन्हीं वीडियोस को देखना है, भले ही आप 2 गुना स्पीड में देखो, और फिर उन PDFs को सोल्व करना है। सर्कलिंग टेक्निक मैंने आपको बताई है, हाउ टू यूज़ दिस कोर्स वाली वीडियो में, उस सर्कलिंग टेक्निक को यूज़ करके आपने करना है, ठीक। तो ये नहीं है कि कई बंदे ये दिमाग लगाएं कि भाई 3 बार कोर्स को रिवाइज करने के बजाय मैं 1 बार कोर्स को कर लूँ, 2 बार QRP को कर लूँ, तो वो फ़ायदा नहीं होएगा, ठीक है। देन ये किस चीज़ के लिए यूज़ होंगे, ये नोट्स को रीडिज़ाइन करने के लिए यूज़ होंगे। सबसे पहले आप नोट्स बनाएंगे खुद से, आप खुद से नोट्स बनाएंगे, उनको QRP के थ्रू रीडिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। और एग्ज़ाम के पास जब आपको रिवाइज करना है पूरा सिलेबस, तो आप इन नोट्स के थ्रू करेंगे, ना कि QRP के थ्रू। QRP के थ्रू बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो नोट्स को रीडिज़ाइन करने में करेंगे, या फिर मान लो आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के सारे मेजर कंसेप्ट टच करने हैं मेरी हेल्प से, मेरे साथ लगकर, तो आप उन कंसेप्ट्स को टच कर सकते हैं, ताकि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। क्लियर है। अदरवाइज हम रिवीजन कहाँ से करेंगे, अदरवाइज हम रिवीजन करेंगे नोट्स से। एग्जाम के पास बार बार उन्हीं नोट्स को पढ़ेंगे जो उनके अंदर हमने लिख रखा है। ऐसा क्यों है, उस रीज़न को अपने मन ही मन के अंदर देखेंगे, ताकि हम जल्दी कर पाएँ काम को, ठीक है। बार बार ये नहीं है कि QRP को 4 गुना पर लगा के बैठे हैं, तो फ़ायदा नहीं होएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो बिकॉज ये कंसेप्ट लेक्चर नहीं है, क्विक रिवीजन पॉइंट है, तो इसीलिए इसको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एलेबोरेट मैं करूँगा। कंसेप्ट लेक्चर जितना ही बड़ा बना दूँ इस वीडियो को, तो फिर क्या फ़ायदा हो गया है। तो मेजर कंसेप्ट्स कवर होंगे चैप्टर के, और इतनी डिटेल में भी नहीं बताऊंगा कि कंसेप्ट लेक्चर की तरह हो, क्योंकि आप पहले कर चुके हैं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। और इतनी बेसिक से भी नहीं बताएंगे कि भाई करने का फ़ायदा ना हो, इतने कम भी नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए जी। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के अंदर हमारे पास 3 प्राइस हमने किए हैं। CP, यहाँ पर ये भाई SP है, CP, SP एंड MP, ठीक। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, चिन्हित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो इसकी बेसिक कहानी क्या है, बेसिक कहानी ये है, मैं डायरेक्टली विदाउट एग्जाम्पल लिए बिना आपको बता दूं, क्योंकि हम पहले टॉपिक को कर चुके हैं, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास 3 प्राइस है, और इन 3 के बीच में 3 रिलेशन होती है, ठीक है। कोई भी जोड़ा बनाओगे, इन 2 प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है, इन 2 प्राइस के बीच में ये रिलेशन है मेरे भाई, कि कॉस्ट प्राइस से जितने ज़्यादा ये मार्क्ड प्राइस है, उसको हम बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। तो वो वाली वैल्यू इससे कितनी ज़्यादा है, यानी कि जितने का डिफरेंस है वो कितना परसेंट है कॉस्ट प्राइस का। तो कभी भी आपको मार्कअप परसेंटेज दे दे, या तो एग्जामिनर आपको मार्कअप परसेंटेज दे दे, तो आपको CP और SP का रेशो, CP और MP का रेशो मिल जाएगा। अगर मैं ये बता दूँ कि मार्कअप परसेंटेज जो है वो 30% है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये अगर 10 है तो ये 13 है। तो कभी भी अगर मैं आपको मार्कअप परसेंटेज बता दूं, तो आपको इन दोनों का रेशियो मिल जाएगा। अगर आपको इन दोनों का रेशियो मिल जाए, तो आप मार्कअप परसेंटेज बता सकते हैं। क्लियर है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। नेक्स्ट रिलेशन है कि मार्केट प्राइस को कम करके चीज़ को बेचना, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट, यानी कि हिंदी में छूट, डिस्काउंट प्रतिशत। मार्केट प्राइस को कितना कम करके बेचा गया उसे डिस्काउंट बोलते हैं,
यानी कि जो भी कम किया जाएगा वो इसमें से कम किया जाएगा, जो भी परसेंटेज देखा जाएगा वो इसके बेस पर देखा जाएगा। तो अगर मैं आपको डिस्काउंट परसेंटेज बता दूं, देखो अगर आपको सीपी और एमपी का रेशियो मिल जाए तो आपको मिल जाता है मार्कअप परसेंटेज। अगर आपको एसपी और एमपी का रेशियो मिल जाए तो आपको मिल जाता है डिस्काउंट परसेंटेज। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाए तो एसपी और एमपी का रेशियो मिल जाता है। और रेशियोज को मर्ज करना मैंने आपको बताया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के अंदर, और अच्छे से उनको सीखेंगे। क्लियर है? जो तीसरी रिलेशन है मेरे भाई, तीसरी रिलेशन है इनके बीच में कि जितने की हम चीज़ लेकर आए हैं उससे कितने ज़्यादा या कितने कम में बेच दिया। ज़्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट होएगा, कम में बेच दिया तो लॉस होएगा। अगर मैं आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे दूं तो आप मुझे बता पाएंगे कि कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट हुआ है, और अगर मैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट बता दूं तो आप इनका रेशियो बता पाएंगे। ठीक है, ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। तो प्राइस कितने हैं हमारे बीच में? हमारे पास 3। इन 3 प्राइस में कितने रिलेशन हैं? ये 3 रिलेशन हैं। ठीक है, और कहाँ पर किसको एज ए बेस लिया जाता है वो मैंने यहाँ पर बताया है। तीर ऐसे गई है तो यानी कि प्रॉफिट और लॉस इसके ऊपर कैलकुलेट होएगा, मार्कअप इसके ऊपर कैलकुलेट होएगा कि इससे कितने परसेंट ज़्यादा है, डिस्काउंट इसके ऊपर कैलकुलेट होएगा कि इससे कितने परसेंट कम है। क्लियर है? एक और चीज़ होती है, ये जो प्रॉफिट और लॉस है इसी चीज़ को हम अगर सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करें उसे हम बोलते हैं जी मार्जिन। बता देता हूँ मैं क्या है। मान लो एक बंदे ने 100 रुपये की चीज़ ली और उसने 120 में बेच दी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर उसको प्रॉफिट हो रहा है, सर उसे लाभ हो रहा है 20%। आप किसी दुकानदार को बताओगे, अब ये देखना कि दुकानदार के लिए कंफर्टेबल क्या रहेगा कि 20% का प्रॉफिट है, तो दुकानदार ये सोचेगा मेरे गल्ले में 120 रुपये हैं तो वो 120% है, उसके गल्ले में जो रुपये वो 120% है, उसका जो 20% है वो मेरा फ़ायदा है। लेकिन वो ऐसे नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि मेरे गल्ले में जो रुपये पड़े हैं उसमें से मेरे कितने हैं। यानी कि ये जो 20 रुपये का गैप है वो ये नहीं सोचता कि मैंने 100 पर 120 कमाए और अब मेरे पास 120 है। वो ये देखता है कि भाई मेरे पास मेरे गल्ले में 120 है, 100 की तो वो चीज़ खरीद के लाया है ना, मेरे कितने हैं। तो यानी कि 20 इज वट परसेंट ऑफ 120, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ये एसएससी के अंदर है सर? नहीं यार, फिलहाल नहीं है, एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। यानी कि जो प्रॉफिट है दैट इज वट परसेंट ऑफ एसपी। ठीक है, बट मैंने वैसे ही बता दिया बिकॉज ये एक टर्म है, अगर कहीं मॉक टेस्ट में कहीं पर फंस जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया, छोटी सी अंडरस्टैंडिंग। कल को वो ये टर्म इंट्रोड्यूस भी कर दे तो आपको पता होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि भाई अलग अलग आर्टिकल होते हैं, उनका कॉस्ट प्राइस सेम होता है और उनके ऊपर प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताता है और ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछता है एग्जाम। मान लो उसने आपको ये बता दिया कि 2 आर्टिकल हैं, उसने 2 आर्टिकल बेचे जिनका कॉस्ट प्राइस सेम है, पहले पर उसे 10% प्रॉफिट हुआ और दूसरे के ऊपर उसे 20% प्रॉफिट हुआ। तो मैंने क्या बताया था, अगर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालना है और कॉस्ट प्राइस सेम हो, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है, तो सेम वैल्यू का परसेंटेज है तो सीधी एवरेज ले दो, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऐसे बता पाओ। अगर पहले आर्टिकल पर उसे 20% का फ़ायदा हुआ होता और दूसरे आर्टिकल पर उसे 15% का लॉस हुआ होता तो एवरेज ले दो, लॉस को मैंने नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया, 2.5% प्रॉफिट ओवरऑल। अगर यहीं पर उसके पास 3 आर्टिकल हैं, एक पर 10% का फ़ायदा, फ़ायदे को प्लस से रिप्रेजेंट करें, एक पर 20% का नुकसान, तीसरे पर भाई मान लेते हैं 40% का नुकसान, एवरेज ले दो। कॉस्ट प्राइस सेम है, ये फ़ायदा नुकसान हुआ, एवरेज 3 आर्टिकल है तो 3 से डिवाइड करोगे जोड़ के, तो 20 और 10 30, माइनस का 10/3 यानी कि -3 1/3। इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब ओवरऑल लॉस हुआ है, 3 1/3% का लॉस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए आते हैं कि सेलिंग प्राइस सेम हो और जो प्रॉफिट और 2 आर्टिकल है उनका सेलिंग प्राइस सेम है और एक पर जो प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर जो लॉस हो रहा है वो परसेंटेज भी सेम है। जैसे 2 आर्टिकल हैं, उनका सेलिंग प्राइस सेम है, पहले पर 10% प्रॉफिट हुआ तो दूसरे पर 10% लॉस हुआ। आप बोलोगे सर अगर ये अलग अलग ना हो तो? क्यों बोल रहे हो, हमने पूरा चैप्टर कर लिया उसके बाद क्यूआरपी देख रहे हो तुम?
भी बोल रहे हो। तो अगर एक आर्टिकल पर A% का प्रॉफिट हो और दूसरे पर A% का लॉस हो और सेलिंग प्राइस सेम हो, तो हमेशा लॉस होगा ओवरऑल A² / 100% का। यानी कि इस केस में लॉस होएगा 10 × 10 या फिर 10² / 100, यानी कि 1% का लॉस। अगर एक आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट, दूसरे पर 20% का लॉस और ओवरऑल हुआ है जी, ओवरऑल एसपी जो है वो सेम है, मतलब कि एसपी है जो सेम है, इसका भी और इसका भी, ओवरऑल लॉस ही होएगा इतने % का। ठीक, ओवरऑल यानी कि कंप्लीट ट्रांजैक्शन में, पहले आर्टिकल पर और दूसरे आर्टिकल सारी ट्रांजैक्शन में मिलाकर। ठीक है, क्लियर है। और इसका उस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। कई बंदे सोचते हैं कि इसका इस फॉर्मूले से लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं, वो गलती से वैसा आ गया। इसका लॉजिक मैंने आपको बताया है। तो अगर सेलिंग प्राइस सेम हो बट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो है वो डिफरेंट हो, पिछले टाइप में हमने क्या किया कि वो सेम हो, अब मैं बता रहा हूँ कि वो डिफरेंट हो। तो दो तरीके मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। देखो, मैं मान लेता हूँ कि दो आर्टिकल हैं जिनका सेलिंग प्राइस सेम है। पहले आर्टिकल के ऊपर यहीं से ले लेते हैं, पहले आर्टिकल के ऊपर मुझे फ़ायदा हुआ जी 20% और दूसरे आर्टिकल के ऊपर मुझे नुकसान हुआ जी 10% और सेलिंग प्राइस सेम। तो सबसे पहला तरीका है कि हम क्या करते हैं, हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। पहले आर्टिकल के लिए मैं प्रॉफिट पता है, तो मैंने क्या बताया था, सीपी और एसपी का रेशियो पता है, अगर ये 5 है तो ये 6 है। दूसरे आर्टिकल के लिए अगर मुझे लॉस पता है, तो मुझे पता है कि 10 की चीज़ को 9 में बेच दिया, तो की चीज़ को 90 में बेच दिया। एग्जामिनर ने बोला है कि भैया एसपी सेम है, यहाँ पर तो एसपी सेम है नहीं, तो कर लो सेम। 9 और 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि सेम आ जाए, 36 है इनका एलसीएम, तो ऊपर वाली सिचुएशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से और नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। 6 छिके 36, 4 नी में 36 सेम आ जाएगा। 6 5 30, कॉस्ट प्राइस 30 हो गया, 4 दही 40, 30 का लेके 36 में बेचा, 40 का लेके 36 में बेचा। तो आपको पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, दूसरे का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, और आपस में यूज भी कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछे बता सकते हो। या तो रियल लाइफ सिचुएशन बताएगा, इनसे कंपेयर करवाएगा, या बताएगा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस क्या है, तो बता दोगे, क्या ही दिक्कत है। देखो यहाँ पर कितने का फायदा हुआ, यहाँ पर फायदा हुआ आपको 30 ने में लेकर 36 में बेच दिया 6 का, और यहाँ पर कितने का नुकसान हुआ, यहाँ पर हुआ है 4 का। ओवरऑल आपको 2 का नुकसान हो गया, 6 का फायदा, सॉरी 2 का फायदा हुआ, और टोटल कितने पर, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस पूरी ट्रांजैक्शन का 30 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है, 70 है। 2 इज व्हाट % ऑफ 70, ये हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एसपी को सेम कर सकते हैं ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट करके। ये हमारे पास एक तरीका है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर ये वैल्यूज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया 23% का प्रॉफिट और यहाँ पर मैंने बोल दिया सपोज 19% का लॉस। तो ऐसे करना कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था क्या, एक फॉर्मूला बताया था। ठीक, वो फॉर्मूला ये है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस % अगर सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट और लॉस डिफरेंट दे रखा हो, तो मान लो एक आर्टिकल पर उसने बता रखा है कि भैया A% का प्रॉफिट या लॉस जो भी उसने बता रखा है, दूसरे पर उसने बता रखा है B% का। ओवरऑल अपना प्रॉफिट या लॉस % क्या आएगा, सर प्रॉफिट आएगा या लॉस, वो डिपेंड करता है साइन के ऊपर, तो वो आएगा मेरे भाई, देखो मैंने इस फॉर्मूले को रटने की ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताई थी, वो फिर से बताऊंगा, लेकिन आपको याद होनी चाहिए वो। मैंने इसको रट नहीं रखा, अभी उसी को मैं रिवाइज कर रहा हूँ अपने में, एक बार फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बार बार करने से ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इसको रटना कैसे है वो बताता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह 3 टर्म्स हैं इस फॉर्मूले के अंदर, मैं लिख कर दिखाऊंगा। ऊपर वाली जो टर्म है ये सिमिलर है A² + B² + 2AB, इससे इसमें 2AB वाला टर्म ऊपर है ना, मैं बताऊंगा कैसे। और दोनों जगह ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह 100 भी है और 2 भी है। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले को लिखना स्टार्ट करते हैं।
आपको ये याद है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो इस स्क्वायर की जगह आप ऐसे करो, ए स्क्वायर मत बोलो, ए 100 बोलो, ए 100 बी 100 2ab, ए 100 बी 100, ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 100 प्लस 2ab, ए 100 बी 100 2ab। देखो टोटल कितने टर्म निकल कर आए, टोटल 3 टर्म है, ए 100 यानी कि 100a 100b और 2ab। नीचे भी 3 टर्म है, ऊपर 2 है, ये रहा 2, मैंने बोला था 100 और 2 हर एक जगह 2, और 100 यहाँ पर 2 जगह है, 100 भी है 2 भी है, और नीचे भी 3 टर्म है। नीचे वाला याद रखना आसान है ना, तो इनको ऐसे अलग ऐसे मतलब इस तरीके से करके बच्चे याद रखते हैं, ऐसे मत याद रखो, इसको कॉम्प्लेक्स करके याद नहीं रहेगा, एक बार याद कर लोगे 10 दिन के बाद भूल जाओगे। ये निमोनिक मैंने बता दिया है, ऐसे करके याद हो जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो इस टाइप के किए हैं कि भाई SP बाई CP टाइप के क्वेश्चन। तो कई बार आपसे प्रॉफिट और लॉस पूछा जाता है कई बार, तो आपने क्या करना है, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए हमें एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस बताने की ज़रूरत नहीं होती, SP और CP का रेशो ही काफ़ी है। मैंने आपको क्या बताया कि SP और CP का रेशो आपके पास है तो प्रॉफिट एंड लॉस आप बता पाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आपके पास है तो SP और CP का रेशो बता पाओगे दोनों। ये पता है तो ये बता दोगे, ये पता है तो ये बता दोगे। तो कई बार ये पूछा है तो बच्चे कई बार कोशिश करते हैं एक्चुअल SP कितने में बेची, एक्चुअल CP कितने में बेची, वो निकालने में टाइम लग जाता है। कई क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, हमने ये वहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो ये देखना कि कहीं इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं है कि SP और CP इजीली निकल रहा हो, ठीक है। इसके अंदर एक और तरह के हमने क्वेश्चन किए थे इस टाइप के कि भैया 13 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस बराबर है 14 चीज़ों का सेलिंग प्राइस, ऐसे करके यहाँ पर हमें पता चल जा रहा है SP बाई CP इक्वल टू 13 बाई 14, 14 में खरीद के 13 में बेचा, पता लग जाएगा कि भाई एक का नुकसान कर दिया 14 पर, 7.14 का लॉस, क्लियर। और एक इसी के तहत हमने क्वेश्चन किए थे प्रॉफिट और लॉस जब CP और SP के टर्म्स में गिवन हो। कभी कभी एग्जामिनर ये बोलता है कि ऑन सेलिंग 40 चेयर्स there is a loss equal to selling price of 4 chairs। तो यहाँ पर उसने क्या बता दिया कि भैया उसने कुछ चेयर्स बेची, तो उन चेयर्स को बेचने पर जो नुकसान हुआ है वो किसके बराबर हुआ है, वो नुकसान हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर्स के। तो उसने नुकसान या फ़ायदा SP या CP के टर्म में वो कई बार बताता है, तो बहुत ही ईजिली हम इनको कर सकते हैं। कैसे कि उसने क्या बताया है कि 40 चेयर बेची हैं, ठीक है। जब उनको बेचा तो जो उसको लॉस हुआ तो कितनी चेयर के ऊपर हुआ है टोटल लॉस, टोटल जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कितनी चेयर की हुई है, 40 चेयर की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 40 चेयर के ऊपर जो लॉस हुआ वो बराबर है किसके, 4 चेयर के SP के, 4 चेयर के। मेरे भाई एक तो है CP और एक है SP, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो या तो प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा, डिपेंड करता है SP बड़ा है या छोटा है, ठीक। अगर मैं CP और SP का रेशियो बता दूं तो आप ये बीच वाली चीज़ बता दोगे कि इस रेशियो में कितने का फ़र्क है। अगर मैं इसका और इसका रेशियो बता दूं तो आप बता दोगे रेशियो में ये कितना है। अगर मैं ये और ये बता दूं तो आप ये भी बता दोगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखो लॉस बटे में SP इक्वल टू 4/40। 40 की चीज़ बेच रहा है, चीज़ बेच रहा है 40 रुपये में और लॉस हो रहा है 4 का, यानी कि खरीद के कितने में लाया, 44 में, है ना। ज़्यादा में खरीद के लाया होगा ना, लॉस हो रहा है, बस आपको पता चल गया 4 का लॉस है 44 के ऊपर, कॉस्ट प्राइस 44 है, लॉस 4 है। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए। देन इसके बाद हमने किया है भाई चीटिंग वेज। चीटिंग वेज यानी कि कभी कभी शॉपकीपर चीट करके प्रॉफिट कमाना चाह रहा होता है। तो चीट करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप क्या करो, आप उस चीज़ के अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दो, मिलावट कर दो, और दूसरा है वेट को मैनिपुलेट कर दो। इनके बेसिक्स भी रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो, अगर आप X% इम्प्योरिटी ऐड करोगे, X% इम्प्योरिटी, किसकी X%, प्योर चीज़ के कंपैरिजन में X% इम्प्योरिटी
विद रिस्पेक्ट टू प्योर मटेरियल, तो आपको X% प्रॉफिट हो जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 100 ग्राम अपना प्योर चीज़ है, ठीक है। मान लो लाल मिर्च है, तो बंदे ने ईंट घिस के लाल रंग की और लाल मिर्च के अंदर मिला दिया, वो ईंट इम्प्योर, वो उसने मिला दिया मान लो 20 ग्राम। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि प्योर के कंपैरिजन में इम्प्योर कितना मिलाया, तो यहाँ पर आपने मिला दिया जी 20, 100 पर तो 20% फ़ायदा, ठीक है। टोटल मिक्सर कितने का बना, टोटल मिक्सर बना है 120 ग्राम का। तो ये नहीं देखना कि टोटल मिक्सर में कितने ग्राम है इम्प्योरिटी, ना, प्योर के कंपैरिजन में कितनी, ठीक है, उतना ही फ़ायदा। टोटल मिक्सर में तो 20 है, 120 में से 1/6 हो गई, वो नहीं होगा, ठीक है। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, हम ऐसे देख सकते हैं, देखो कि हम ये मानकर चलेंगे कि जो इम्प्योर चीज़ है वो फ्री में मिल रही है, हमारे इक्वेशन में वो फ्री में मिलती है, पानी मिलाता है या कुछ भी कंकड़ मिलाता है। एक आधी बार अगर सर इम्प्योर का भी रेट हुआ तो ऐसे इक्वेशन भी करवाए हैं मैंने आपको पहले, ठीक है। तो प्योर चीज़ तो वो दुकानदार खरीद कर लाया होएगा या उसको कॉस्ट पड़ी होएगी, तो ये तो उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि इस चीज़ को तो वो खरीदता है, और वो बेचता क्या है, वो प्योर प्लस इम्प्योर इन दोनों को बेचता है। उसको सेलिंग प्राइस जो मिलता है वो इसके इक्वल मिलता है, प्योर भी बेचता है इम्प्योर भी मिलाकर बेचता है, ये इसका कॉस्ट प्राइस होता है। जो उसका खर्चा होता है वो सिर्फ प्योर के ऊपर होता है, जो उसको आगे से प्रॉफिट मिलता है वो प्योर और इम्प्योर दोनों पर मिलता है। तो इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना, वो कैसे पता चलेगा, SP/CP से पता चलता है प्रॉफिट। तो प्योर कितनी है, इम्प्योर कितनी है, बटे में प्योर, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इस चीज़ का, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में यूज़ करना होता है जब कई फैक्टर हों, भैया फ़ायदा कितना। देन वेट मैनिपुलेशन, बिकॉज मैं यहाँ पर प्योर कंसेप्ट तो समझा नहीं सकता पूरा, QRP है, ठीक है भाई। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो गलती है आपकी, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सब लेक्चर देखो, वेट मैनिपुलेट करके भी कई बार प्रॉफिट कमा लेते हैं। मान लो एक बंदा कर क्या रहा है, 900 ग्राम का वेट यूज़ कर रहा है 1 किलो की जगह, 1000 ग्राम की जगह। 1000 ग्राम का वो बोल रहा है, कस्टमर को शो कर रहा है कि ये देखो 1000 ग्राम का है, लेकिन एक्चुअल में वो वेट है 900 ग्राम का। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि उसको फ़ायदा कितना होएगा, यहाँ पर मैंने बताया कि 100 ग्राम फ़ायदा होएगा कितने पर, 900 ग्राम पर, क्योंकि जो वो यूज़ कर रहा है ये एक्चुअल वेट है, इसके तो उसने रुपए दिए हैं, जो चीज़ घर से जा रही है वो 900 ग्राम है, 900 ग्राम वो खरीद कर लाया है, लेकिन रुपए ले रहा है 1000 ग्राम के, ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस को कोरस्पॉन्ड करेगी वैल्यू ये सेलिंग प्राइस को, तो 100 का फ़ायदा होएगा 900 पर। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखना है तो SP/CP, ठीक। तो वेट मैनिपुलेट करके कैसे फ़ायदा कमाएंगे, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे ये कंसेप्ट है। देन नेक्स्ट मेरे भाई, हमने काफ़ी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट किए थे CP, SP और MP जब हमने डिस्काउंट स्टार्ट किया तब। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने किया था वो बता दूं तो आपको याद होना चाहिए। एक तो सबसे पहला हमने तरीका किया था वैल्यू एज्यूम करने का, वो तो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, क्वेश्चन के हिसाब से होती है, इक्वेशन के अंदर जैसी सिचुएशन गिवन हो उस हिसाब से आप वैल्यू एज्यूम कर लो, तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। एक तो वो तरीका हो गया, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं भैया वैल्यू एज्यूम करने का। दूसरा मैंने आपको एक तरीका बताया था उन्हीं क्वेश्चंस को करने का, क्या, देखना ज़रा ध्यान से, कि कॉस्ट प्राइस को हम कुछ परसेंट बढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज को कुछ परसेंट घटाते हैं, इसके अंदर कुछ चेंज आता है। मार्क्ड प्राइस को कम करके ही तो बेचते हो ना, कितना कम करते हो, डिस्काउंट परसेंटेज जितना, तो मार्केट प्राइस को अगर मैं कम कर दूं तो वो बन जाता है SP। तो कॉस्ट प्राइस के अंदर दो चेंज आए सक्सेसिवली, पहले इसको कुछ परसेंट बढ़ाया गया फिर कुछ परसेंट घटाया गया, और CP to SP इस पूरी जर्नी को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉफिट या लॉस से। तो मैं ये कह सकता हूँ ये 2% चेंज ने मिलकर इतना परसेंटेज चेंज किया है, ठीक।
यानी कि इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है और इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उनको गुणा करूंगा तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। अगर दो सक्सेसिव इतने परसेंटेज के चेंज आए तो नेट इतने का चेंज आता है। प्रॉफिट और लॉस इज द नेट इफेक्ट ऑफ मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ मार्कअप एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ डिस्काउंट। बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट के अंदर समझाया था, तो आपको ये याद आ जाना चाहिए। एक और तरीके से, अगर मार्कअप परसेंटेज A% है, डिस्काउंट परसेंटेज B% है, तो ये क्या होएगा, इन दो सक्सेसिव का ये इम्पैक्ट है। A बिकॉज डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट का मतलब होता है घटाना, तो वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट होएगा A माइनस बी माइनस A इंटू बी अपॉन 100। दूसरा ये मैंने आपको करवाया था। तीसरा मैंने आपको करवाया था ये कि भाई अगर आपको प्रॉफिट और लॉस दे दे या डिस्काउंट दे दे तो आप MP और CP का रेशियो निकाल सकते हो भाई। ठीक है, डिस्काउंट कोर्स, इसको याद कैसे रखोगे, डिस्काउंट कोरस्पॉन्ड करता है MP से, MP पे निकालते हैं तो डिस्काउंट तो नेगेटिव चीज़ होती है, तो है वैसे हम 100 में जोड़ते ही हैं, इन सारी चीज़ों को 100 में जोड़ते हैं, लेकिन डिस्काउंट नेगेटिव है तो घटाना पड़ता है, लॉस नेगेटिव है तो घटाना पड़ता है, प्रॉफिट पॉजिटिव है तो जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो डिस्काउंट CP के सामने लिख देना, 100 माइनस डिस्काउंट। प्रॉफिट हो तो 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस हो तो 100 माइनस। क्लियर है, ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, ट्रैवलिंग टुवार्ड्स द आंसर। तो मैंने आपको ये बताया था कि CP से SP के बीच में एक पुल है, जिस पुल का नाम है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, और SP और MP के बीच में एक पुल है जिस पुल का नाम है डिस्काउंट परसेंटेज, और CP और MP के बीच में एक पुल है जिस पुल का नाम है, क्या हो गया, जिस पुल का नाम है मार्कअप परसेंटेज। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई प्रॉफिट हुआ है हमें 20% का है, और यहाँ से निकाल लें, रुको एक्चुअल वैल्यूज ले लेते हैं, तो भाई मान लो अगर मैं बोल दूं कि मार्कअप हो गया 20% का और डिस्काउंट मैंने दे दिया जी 10% का, तो प्रॉफिट मुझे हो जाता है इस केस में 8% का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी बंदे ने ये बता दिया, हमें सिर्फ ये बता दिया कि प्रॉफिट जो है वो 8% है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस को 108/100 करूँगा तो उधर पहुँच जाऊँगा, 100/108 करूँगा तो इधर आ जाऊँ, इसको 100/108 करूँगा तो इधर आ जाऊँगा, इसको 108/100 करूँगा तो उधर चला जाऊँगा। यानी कि इस ब्रिज के बारे में किसी ने बता दिया तो यहाँ से वहाँ भी जाने के लायक होने चाहिए, यहाँ से यहाँ जाने के लायक भी होने चाहिए। इक्वेशन करवाए हैं ना, जहाँ पर ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, 10% डिस्काउंट का मतलब है कि मार्केट प्राइस को 9/10 गुणा करूँगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस को 10/9 गुणा करूँगा तो 20% मार्कअप का मतलब है इसको 6/5 गुणा करूँगा तो वो आ जाएगा, उसको 5/6 गुणा करूँगा तो यह। चौथी चीज़ ये बताई थी। नेक्स्ट उसके आगे हमने किए थे जी सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो डिस्काउंट का कुछ भी मतलब नहीं होता, ये मतलब होता है कि किसी वैल्यू को कम कर देना। 10% डिस्काउंट का क्या मतलब है, प्राइस को 10% कम करके बेच दो। तो सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि लगातार, मान लो 10% और 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक वैल्यू को कम किया, कम कर दिया, तो वही फॉर्मूला सक्सेसिव वाला। लेकिन डिस्काउंट नेगेटिव है तो -10, -20, माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, दो चीज़ें माइनस, तो एक तो ये मैंने आपको तरीका बताया डिस्काउंट कैलकुलेट करने का, दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेट करने का, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया वैल्यू एज्यूम करने का कि भैया आप ये मान लो कि मार्केट प्राइस 100 है, पहले वो वाला डिस्काउंट देंगे जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हालांकि यहाँ पर तो दोनों ही आसान है। पहला डिस्काउंट दिया तो चीज़ हो गई जी 80 की 20%, फिर 10% डिस्काउंट दिया 8, यहाँ पर कितने का डिस्काउंट दिया मैंने, इसका 10% कितना है 8, और यहाँ पर कितने का 20%, इसका 20 कितना है 20, तो नेट डिस्काउंट आप यहीं से बता सकते हो, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है कि 100 से बेहतर होगी। यहाँ पर देख आप वही कैलकुलेट करते रहो। अगर इसके बाद वो 5% का डिस्काउंट देता तो मैं यहाँ से 5% इसका क्या होएगा, 10% 7.2, 5% 3.6, इनको जोड़ दो सबको, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और मैंने आपको यहीं पर बताया कि भैया मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप निकाल सकते हो सक्सेसिव डिस्काउंट। मान लो 10% का, 20% का, 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट है, कि 10% का डिस्काउंट यानी कि 9/10 गुना होना, 20% का डिस्काउंट यानी कि 4/5 गुना होना, 5% का यानी कि 19/20 गुना होना। ये तरीका मैंने आपको बताया। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई
कि अगर 3 डिस्काउंट हैं तो आप ये फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो, 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस वाला, A प्लस B प्लस C माइनस AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाई 100 प्लस ABC डिवाइडेड बाई 100। तो ये नेट परसेंटेज में उत्तर आ जाएगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर ऑप्शंस हों दूर दूर, ऑप्शंस दूर दूर हों तो ये पॉइंट्स में आएगा, बहुत ही छोटा आएगा, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ये फॉर्मूला। ऑप्शंस थोड़े से दूर दूर हों, थोड़े से भी दूर दूर हुए, अगर ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग है तो नहीं, बिल्कुल ही 23.4 23.5 फिर आप नहीं यूज़ कर पाओगे इसको। फिर मैंने आपको क्या बताया था, वही जो बाकी के मेथड जो बताए वो यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन आए थे कि अगर मान लो ये 3 डिस्काउंट है, यहाँ पर भी सम 40 है, यहाँ पर भी सम 40 है, यहाँ पर भी सम 40 है, तो इनमें से कौन सा बेटर होएगा। तो मैंने ये बताया था कि गैप और डिस्काउंट, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। गैप बड़ा तो डिस्काउंट बड़ा, गैप छोटा तो डिस्काउंट, गैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्काउंट, ऐसे बोल सकते हो। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 10 का। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 20 का। इन दोनों के बीच में 30 का। सबसे बड़ा डिस्काउंट ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। सिंपल। ऐसा क्यों है सर, उसी के लिए कंसेप्ट लेक्चर है। आप बताओ, वहां पर बताया था कि ऐसा क्यों है। सबसे लास्ट मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि गिविंग आइटम्स फ्री। मान लो आप 1 दर्जन केला लेने के लिए गए, तो दुकानदार ने बोला कि भैया 1 दर्जन पर 4 केले फ्री। आप 6 केले ले रहे थे, दुकानदार ने सोचा सही ले रहा है तो 12 ले ले, उसने मारा आपके ऊपर दाव कि 1 दर्जन पे 4 फ्री, तो आप खुश हो गए। तो आप 12 केले आपने लिए, आप 12 के लिए पे करोगे ना, और 4 केले आपको फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कुछ आइटम के लिए आपने पे किया, कुछ आइटम पेड हैं, कुछ आइटम फ्री हैं। टोटल कितने आइटम आप लेकर आए, टोटल आप आइटम लेकर आए 12 और 4 16। अगर कोई आपसे पूछे डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो आप बोलोगे कि भैया फ्री आइटम कितने हैं टोटल में से, हमेशा टोटल में से देखना होता है। अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखोगे कि डिस्काउंट के बाद मार्केट प्राइस कितने गुना हो गया, तो आप बोलोगे पेड बटे में टोटल। सर ऐसा क्यों, वो सब कुछ तो कंसेप्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इतनी सी है अपनी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की कहानी। बस इसी चीज़ को हम अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से, चीज़ें और भी हैं इसके अंदर सीखने के लिए, ऑफ कोर्स हैं, इतनी देर में थोड़ी पूरा होएगा। ये मेजर कंसेप्ट हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं तो मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में सिखाई है। मेजर ये चीज़ें हैं, इन्हीं का नोट्स बनाओ, इनके बेस पर डिजाइन करो। अगली वीडियो में मिलते हैं।